नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। धामी का ऐलान, उत्तराखंड में टैक्स फ्री होगी दशरथवती रिपोर्ट फिल्म। अभिनेता विक्रांत ऋषि ने इस फिल्म यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र पावर सहित सड़क हादसे में 3 की मौत। ऋषिकेश में देर रात का हादसा से शहीद कई नेताओं ने जताया उत्तराखंड के रेलवे पुलिस महानिदेशक बने दीपक शेठ गृह सचिव ने जारी किए आदेश। उत्तराखंड कैडर के सबसे सीनियर आईपीएस ने दीपक केदारनाथ उपचुनाव परिणाम पर फिर छिड़का हरीश रावत का दर्द। कहा ये कांग्रेस की उत्तराखंड के सरकारों की। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हाथीकला स्थित मॉल में मंत्रियों विधायकों के साथ साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाने की घटना पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री किया जाएगा। इससे पहले सीएम आवास में साबरमती रिपोर्ट फिल्म के अभिनेता विक्रांत ऋषि ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। फिल्म देखने वालों में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, शुभद उनियाल, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी साहा, विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, सहदेव सिंह पुंडर, सविता कपूर मौजूद थे। स्टेशन पर उस पर आग लगा दी जाती है और 59 राम भक्त असमयी काल के गाल में समा जाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। इस पूरे मामले में पड़ताल कम हुई और राजनीति ज़्यादा हुई। जो सही बात थी वो सामने नहीं आई और इस पर कई प्रकार के अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या करी। लेकिन अब हमारे एकता कपूर जी ने और विक्रांत मैसी जी ने, इन सब पूरी टीम ने उस सच्चाई को देश के सामने लाया है कि वास्तव में ये घटना क्या थी। देहरादून जिले के ऋषिकेश में देर रात भीषण सड़क हादसे हो गया। हादसे में यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पावर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। त्रिवेंद्र पावर को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तीसरे युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह पावर सहित तीनों के परिजनों का ये कष्ट सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। आपको बता दें कि यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पावर एक वैवाहिक के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऋषिकेश के इंद्रमणि बोडानी चौक स्थित बारात घर में पहुंचे थे। समारोह में शामिल होने के बाद त्रिवेंद्र पावर समारोह स्थल से बाहर निकले थे। इस दौरान एक बेकाबू ट्रक कई वाहनों को रोनते हुए आया। त्रिवेंद्र पावर भी इस ट्रक की चपेट में आ गए। इस दौरान ट्रक से कुचलकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पावर को तुरंत एम्स ऋषिकेश ले जाया गया। वहां जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद ट्रक का चालक फरार हो गया था। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में अब आईपीएस अधिकारी दीपक शेठ
जिम्मेदारी संभालेंगे। शासन में गृह सचिव शैलेश बगोली ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। दीपम शेठ की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति खत्म होने के बाद ही लगातार उनके पुलिस महानिदेशक के रूप में तैनाती मिलने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। ऐसे में सोमवार को शासन ने कयासों को सच साबित करते हुए पुलिस महानिदेशक के रूप में दीपम शेठ को जिम्मेदारी देने से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। वहीं दीपम शेठ 1995 बैच के IPS अधिकारी हैं। दीपम शेठ उत्तराखंड के 13वें पुलिस महानिदेशक होंगे। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस जीत की आस लगाई बैठी थी। के नतीजों के बाद अब पार्टी में मायूसी छाई हुई है। केदारनाथ में हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये हार कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जो केदार भूमि स्वयं उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि वह सवाल आम जनता के सवाल थे। वही जनता को लेकर हरदा ने कहा कि चुनाव के बाद उत्तराखंडी सरकारों की बात करेंगे। आप भू कानून, महिला सम्मान, पलायन, बेरोजगारी की बात करेंगे, लेकिन उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा उनको आप चुनाव में हरा देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है। सरोकारों की हार इसलिए है कि हम लोग चुनाव के बाद अब फिर उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, हम भू कानून की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे और उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति का मकसद उसको बनाया हो, उसको आप चुनाव में हरा देते। जहाँ तक मेरा सवाल है, इतनी खास खुली बात कोई नहीं कहेगा, मैं खुली बात कह रहा हूँ कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है और ये तय करना पड़ेगा और बात करेंगे हम उत्तराखंड के लोगों से, क्योंकि हमारे पास जीवन का ही सीमित समय है, तो हम उसमें उत्तराखंड लोगों से बात करेंगे, नहीं तो राजनीतिक दल के रूप में। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं। भाजपा नेता पंडित राजेंद्र अथवाल ने इस जीत को मातृशक्ति की जीत करार दिया है। राजेंद्र अथवाल ने कहा कि भाजपा ही मातृशक्ति का सम्मान करने वाली पार्टी है, इसलिए महिलाओं का विश्वास आज ही उन्हीं के साथ है। केदार बाबा के आशीर्वाद की जीत है और जो महिला शक्ति हमें, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे केदारनाथ हो, जहाँ ये सबको पता लग गया है कि महिला का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए आगे आने वाले समय में भी जहाँ भी अब चुनाव होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 90% महिलाओं का योगदान रहेगा, क्योंकि हम महिला के अधिकारों की चिंता करते हैं। लाल कुआं में रोडवेज बस स्टेशन के अभाव में सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाल कुआं शहर, जो कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, वहां कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, जहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता रहता है। लेकिन बस ट्रेन नहीं होने से यात्रियों को मुख्य सड़कों पर खड़े होकर बस, जीप और टेम्पो का इंतजार करना पड़ता है। बता दे चले कि आज़ादी के 7 दशक बीतने के बाद भी लाल कुआं क्षेत्र के लोग बस स्टेशन के लिए तरस रहे हैं। लाल कुआं नगर में रोडवेज बस अड्डा नहीं होने के कारण यात्रियों को सड़क के किनारे घंटों खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ से सैकड़ों लोग रोजाना हल्द्वानी, रुद्रपुर, बरेली, बहड़ी, खटीमा,
मुरादाबाद और रामनगर के लिए यात्रा करते हैं। आरोप है कि अनेक विषय हल्द्वानी रामपुर रोड से होकर निकल जाती है, जबकि लाल कुआं के यात्री प्रतीक्षा में सड़क पर ही खड़े रह जाते हैं। इस शहर की ज़रूरत है। लाल कुआं एकमात्र शहर है लाल कुआं विधानसभा का। इस शहर की ज़रूरत है कि यहाँ पर बस अड्डा होना चाहिए और शहर में बस अड्डा होना चाहिए, ज़रूरत है। तो इसलिए अगर सरकार की नीयत साफ है तो उस ज़मीन की व्यवस्था करें। पहले भी सर्वे हुई है। बस अड्डे की लाल कुआं में मांग बहुत लंबे समय से मेरे विधायक बंधु से 5 से चली आ रही है, लेकिन भूमि संबंधी जो दिक्कत है वो अपनी जगह पर आज भी यथास्थिति है। उस समय विशेषकर हमारे क्षेत्र में जो भूतपूर्व सैनिक संगठन है उनके बहुत आग्रह पर तत्कालीन परिवहन मंत्री जी ने लाल कुआं से दिल्ली के लिए बस के लिए हम लोग को जगह नहीं मिल पा रही है और लाल कुआं बस अड्डा स्वीकृत है, यहाँ पर बस अड्डा स्वीकृत है, लेकिन जगह न होने की वजह से यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। इसी का विकल्प हम लोगों ने देखा था कि हल्दूचौड़ के पास, हल्दूचौड़ में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जगह है उस पर मैंने बस अड्डा खोलने की बात की है। तो वहाँ पर अगर वहाँ भी खुल जाता है तो आसपास की जगह है। कायदे से तो लाल कुआं में जो है बस अड्डे का यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास है, जहाँ भी हो वन भूमि को लेकर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सरकार चाहे तो यहाँ पर एक बस अड्डा यहाँ पर बनना चाहिए। इस शहर की ज़रूरत है। लाल कुआं एकमात्र शहर है लाल कुआं विधानसभा का। इस शहर की ज़रूरत है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोड़ा की यात्रा के दौरान कौरव पर बने डेंजर जोन और कैंची धाम के यातायात की समस्याओं पर चिंता जताई। रावत ने सरकार से कालाढूंगी से पाटकोट होते हुए किसी के किनारे अल्मोड़ा तक एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने की मांग की है। हरीश रावत ने खैरना से कौरव तक का इलाका अत्यधिक जोखिम भरा बताया और कहा कि इस क्षेत्र में पहाड़ियां दरकने के कारण अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए, अन्यथा यहां की आर्थिक गतिविधियां और पर्यटन पर गहरा असर पड़ेगा। रावत का कहना है कि इस वैकल्पिक मार्ग से न केवल क्षेत्र में यात्रा सुरक्षित होगी बल्कि स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मंदिर को लेकर के जो जाम की स्थिति बनती है वो भी, और जो आप कौरव और ये सारा जो बीच का इलाका है वहाँ से लेकर के खैरना से लेकर के ये बहुत कच्ची लूज सॉइल है और ये वल्नरेबल बनी रहेगी, कई वर्षों तक बनी रहेगी जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जाता। धाम को ध्यान में रखते हुए कोशी के किनारे किनारे कालाढूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे किनारे अल्मोड़ा तक वैकल्पिक मार्ग जो है दूसरी तरफ बनाया जाना चाहिए। केदारनाथ उपचुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय जुलूस में शामिल हुए। वहीं जुलूस कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर फूलमाला और पटाखों से विजय जुलूस का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तो उनकी तरफ से ईवीएम मशीन, धर्म की राजनीति या फिर ऐसे किसी दूसरे मुद्दे का बहाना बनाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लोग जब जब हारते हैं कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी अन्य पर फोड़ते हैं, तो ये बहुत गंभीर बात नहीं है। देहरादून विश्वविद्यालय यूपीएस में 22वीं समारोह शुरू हो गया है। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे मुनीर और उत्तराखंड के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों छात्रों को मेडल भी प्रदान किए गए। तब भी इस दिशा में चर्चा हुई थी, अभी का तो विषय है नहीं।
और यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में पहले से ही लागू है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब उत्तराखंड को बधाई देता हूं कि इन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये सिविल लॉ है जी। कुछ लोगों को ऐसे ही भ्रम में फैला दिया, जैसे कि भाई ये कोई पर्टिकुलर आदमी फेरे करते हैं तो शायद सभी को फेरे लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है जी सिस्टम। आप स्कूटर चलाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया तो चाहे आप कोई भी हो, आप पे कानून समान काम करेगा। विषय यह है, सिविल लॉ है, उसको अननेसेसरी विवाद का विषय बना दिया। बहुत से देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हिमालय राज्य पर हिमनद झीलों पर खतरे का लेकर सरकार काफी सतर्क नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी 5 हिमनद झीलों पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए सर्वेक्षण कर आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए कई संस्थाओं के विशेषज्ञों की 2 टीमें गठित की गई है। आपको बता दें कि हिमालय राज्य में ऐसी 188 हिमनद झीलें चिन्हित की गई है। इनमें से उत्तराखंड की 13 झीलों में भी शामिल है, जिनमें से 5 को जोखिम की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में जो सूचना हमारे पास है, झीलें हमारी सुरक्षित हैं पूरी तरह से, कोई खतरे की बात नहीं है। बट ये था कि हमारी 5 झीलों को क्लासिफाई किया गया है संवेदनशील में, तो उसके लिए कहा गया है कि आप हर साल स्टडी कराइए, क्योंकि जब हमें सूचना मिली उसमें तक काफ़ी समय व्यतीत हो गया था और हम एक झील का सर्वे करा पाए हैं, ग्लेशियर लेक का। तो उसमें हमारी टीम गई थी, टीम ने स्टडी किया है, स्टडी करके रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। बाकी 4 झीलों पर अब हम अगले साल से काम करेंगे, क्योंकि इस समय वहाँ पे जाना संभव नहीं है, ग्लेशियर लेक काफ़ी हाइट पे होती हैं। तो अगले साल से फिर हमारी टीमें रेगुलर जाएंगी, साथ में एक्सपर्ट एजेंसी जो हैं वो भी जाएंगी, देखेंगी, फिर वहाँ पे क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी कि क्या उसमें सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने हैं या कोई कार्रवाई की जानी है। ये 5 जिलों में से एक हमारा चमोली जिले में वसुधारा है, पिथौरागढ़ जिले में एक है, दरमा वैली में है, एक माबन में है, एक कुथी में और दरमा में एक और है। ये 5 जिले हैं। अभी फ़िलहाल संवेदनशील माना गया है, उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं किसी प्रकार से। झीलें सुरक्षित हैं पूरी तरह से। स्टडी करने के बाद होता है कि अगर कोई वहाँ पे हलचल होती है, कोई डिस्टर्बेंस होता है, कोई नुकसान की संभावना होती है, तो फिर हम उसमें जो मिटिगेशन के उपाय हैं वो करेंगे। केदारनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। सत्ताधारी दल मुख्य विपक्ष दल कांग्रेस दोनों के लिए ये उपचुनाव नाक का सवाल बन गया था। उपचुनाव के लिए बिछाई गई विषाद पर संगठन से लेकर सरकार के स्तर पर चाल चलकर भाजपा ने विपक्ष की मजबूत घेराबंदी को ध्वस्त कर दिया। 3 महीने पहले केदारनाथ सीट पर मिली सफलता से उत्साहित थी कांग्रेस। बद्रीनाथ सीट पर मिली सफलता से उत्साहित कांग्रेस ने इस उपचुनाव में भी पूरी शक्ति झोंकी, लेकिन गुजिया खिंस्तान की पुरानी समस्या भारी पड़ी और विजय पाने की आस अधूरी रह गई। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर गठित प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति ने उपचुनाव की पूरी रणनीति तैयार की थी और उसे अंजाम भी दिया। ये अलग बात है कि प्रत्याशी के चयन को लेकर पार्टी और समन्वय समिति में उभरी रार अंदर खाने सुलगती रही और खिंस्तान पर विराम नहीं लग सका। सरकार हर तरीके से इलेक्शन को अफेक्ट करने की कोशिश करती है, जो भाजपा की सरकार ने केदारनाथ में करा। ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस को वोट नहीं मिला, 18,000 वोट मिला और जो पिछला वोट परसेंट था हमारा, चाहे लोकसभा का था या 2022 का, उससे ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिला। हाँ, कहीं ना कहीं हम इस बात के लिए चूक गए कि जो त्रिभुवन चौहान निर्दलीय चुनाव लड़े, हम लोग उनके वोट का जो आकलन है उसको नहीं कर पाए और जो लोगों के बीच में केदारनाथ प्रशस्ति यात्रा ने माहौल बनाया, जो केदारनाथ धाम का जिन्होंने दिल्ली में शिलान्यास करा, रूट डाइवर्ट करके लोगों की आर्थिकी पे भाजपा ने जो डेंट करा था, उसकी जो नाराजगी का वोट था वो कांग्रेस को न मिलकर निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ चला गया और ये कांग्रेस को नुकसान किया है। प्रदेश अध्यक्ष करण मरे जी हैं, यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, हरीश राव जी, गणेश कुदिया जी सीनियर लीडर हैं हमारे, और मुझे लगता है कि इस पर ज़रूर समीक्षा बैठक होगी कि हमें आगे कैसे काम करना है, क्योंकि अगर जनता के मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उसके बाद हमें वोट नहीं मिला या हम लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे, तो हमारे लिए भी
आने वाले जो 27 के चुनाव हैं उसके लिए सोचने विषय है और हमें इस पर काम करना है। प्रदेश में बड़ी सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन चिंतित है, वहीं डॉक्टर्स भी परेशान हैं। पद्मश्री डॉक्टर VKS संजय का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं ने महामारी का रूप ले लिया है। ये पिछले 25 वर्षों से इस दिशा में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनका मानना है कि 90% सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण चालक की लापरवाही है। डॉक्टर संजय ने कहा कि ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ओवरटेकिंग, नशा, थकान और मोबाइल का इस्तेमाल जैसे कारणों आग में घी डालने का काम करते हैं। उनका मानना यह है कि यह एक व्यवहारिक समस्या है और इसका समाधान यातायात नियमों का पालन में है। तो इस तरह के देखिए कि जो रात की दुर्घटनाएं होती हैं वो जानलेवा होती हैं, और जिसको आप पॉलीट्रामा कहते हैं वो जानलेवा होता है। आप इसको ऐसे समझिए, जांग की हड्डी टूटी तो उसमें लगभग 1 लीटर तक खून निकल जाता है, दोनों टांगें निकल गई 2 लीटर खून निकल गया। हमारे शरीर में जो खून होता है वो 5 और 5.5 लीटर ही होता है। तो प्राइमरीली हम लोग सेंसिटाइज कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि एक्सीडेंट्स कम से कम हो, ठीक है। उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके बनाए जा सकते हैं। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो टारगेट पॉपुलेशन वैसे सबसे अच्छा है कि हम स्कूल्स में बच्चों को, जैसे हम लोग को ABCD पढ़ाई जाती है, माँ बाप हर रोज। बेमताल शहर के ठंडी सड़क तलीताल में इन दिन सुबह के एक होटल के शिवर की गंदगी ओवरफ्लो होकर झील में जा रही है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों का सुबह के समय बदबू से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। झील में शिवर के जाने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। झील में शिवर के पानी के जाने से एक और जहां पानी दूषित हो रहा है, वहीं इससे झील भी दूषित होते जा रहे हैं, जिससे कारण झील में रहने वाले जीव जंतु को खतरा उत्पन्न होने लगा है। वहीं तलीताल में झील के एक छोर में शिवर की परत पानी में तैरती दिखाई दी। वहीं जल संस्थान विभाग के अधिकारी का कहना है कि होटल का शिवर ओवरफ्लो होकर झील में जाने का मामला उनके पास आया था, जिसका संज्ञान लेते हुए होटल संचालक को नोटिस दिया गया है। जल्द अगर संचालक द्वारा शिवर को सही नहीं कराया गया तो विभाग द्वारा अग्रिम चालान की कार्रवाई की जाएगी। उनको तुरंत नोटिस दिए जा रहे हैं और 24 घंटे के अंदर उस सीवर को बंद करने हेतु नोटिस दे दिए गए हैं। यदि इसमें इनके द्वारा 24 घंटे के अंदर इसके सीवर नहीं बंद की जाएगी तो फिर इनकी चालानी कार्रवाई हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त है बुलेटिन के समाप्ति का। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।